चेक बाउंस के केस में अगर सजा हो भी जाए, क्या उस सजा से बचा जा सकता है? क्या आपस में हम अगर राजीनामा कर लें तो उस सजा से हम बच सकते हैं? और अगर हम आपस में राजीनामा कर लें तो हमें ट्रायल कोर्ट को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? इसलिए हमने इसमें एक डिटेल वीडियो बनाया है रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ। बताएंगे इसके पीछे का पूरा कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट में ये बताया है कि इन कंडीशन में राजीनामा होने के बाद सजा से बचा जा सकता है और कितनी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खुरंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ ये डिटेल वीडियोस मिलती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्याएं हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट की और 138 के कानून की, जिसमें बताया गया है कि राजीनामा होने के बाद कैसे उस सजा से बचा जा सकता है। इस केस के बारे में डिस्कस करने से पहले इसका नाम हम जान लेते हैं। टीवी सैया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसका मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। इस केस में जैसे कि आपको पता है पहले कि चेक जैसे बाउंस होता है फिर हम लीगल नोटिस देते हैं। इस केस में भी ऐसे ही हुआ, पहले चेक दिया गया, वो चेक बाउंस हो जाता है, फिर लीगल नोटिस दिया गया। जैसे उसको लीगल नोटिस दिया गया, उसने फिर भी पैसे नहीं दिए तो उस पर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दे दी। जैसे उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान दोनों के बीच में राजीनामा हो गया और दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। जैसे उनके बीच में सेटलमेंट हुआ, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। जैसे उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, वो पहुंचे हाई कोर्ट में, उन्होंने ये दिखाया कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। फिर भी हाई कोर्ट नहीं माना और उन्होंने सजा को बरकरार रखा और इससे वो एग्रीड होकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना एक आर्गुमेंट दिया और ये कहा कि हमारा जो है सेटलमेंट हो चुका है और मैं पैसे देने को भी तैयार हूं और हमारा जो है राजीनामा हो गया है, तो मेरे ऊपर क्यों कन्विक्शन हुआ है, कि मेरे ऊपर क्यों आप चार्जेस लगा रहे हैं 138 के। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अपने पुराने जजमेंट्स को एनालाइज किया और उन्होंने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि इसके पीछे का ये उद्देश्य नहीं था कि पर्सन को जेल भेजा जाए। इसके पीछे का ये उद्देश्य था 138 बनाने का कि चेक जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो अगर बाउंस हो जाए तो फिर उससे कैसे बचा जाए। और ये इसलिए बनाया गया था 138 ताकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली फंक्शन हो पाए। ये जो है एक सिविल ऑफेंस है। अगर आपस में अगर सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं था कि पर्सन को जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गया है, एमओयू साइन हो गया है, तो फिर हाई कोर्ट ने उस एमओयू को क्यों नहीं कंसीडर किया, हमें समझ नहीं आया ये चीज। हाई कोर्ट को उस एमओयू को कंसीडर करना चाहिए था। इन द प्रोसीडिंग्स पार्टीज के बीच में सेटलमेंट होता है और कॉम्प्रीमाइज होता है, उसको ये कंसीडर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंसीडर ना करे और उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि पार्टीज के बीच में कॉम्प्रीमाइज हुआ हुआ है और सेटलमेंट डीड है, तो फिर जो सजा दी गई है हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं और उसको सेट असाइड और क्वेश्चन करते हैं। और उन्होंने हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको सेट असाइड और क्वेश्चन कर दिया। तो एक बात तो तय है कि आपका अगर कोई 138 का केस है और आपका कॉम्प्रीमाइज या सेटलमेंट हो रहा है तो आपको कॉम्प्रीमाइज और सेटलमेंट कर लेना चाहिए और सजा 1 मिनट में क्वेश्चन और सेट असाइड हो जाएगी और आप जेल जाने से बच सकते हैं। कि जो 138 है वो एक सिविल ऑफेंस है और एक ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसमें पार्टी आपस में कंपाउंड भी कर सकती है और इस केस को खत्म कर सकती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कॉम्प्रीमाइज या सेटलमेंट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में उस केस से बच सकते हैं। आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टेट जुडिशरी का टाइम यूज किया है और उन जजेस का भी टाइम यूज किया है, मतलब आपने स्टेट की फंक्शनरी को यूज किया है, तो आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मैंने बता देते हैं जिसमें बताया गया कि कितनी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबूलाल में उन्होंने एक बात कही कि अगर आपका अगर केस इनिशियल लेवल में है, मतलब फर्स्ट और सेकंड हियरिंग में है, तो आपको कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका केस ट्रायल के एंड पे है और तब आपको 10% ऑफ द चेक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा लीगल एड अथॉरिटी को
और अगर आपका केस हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में है तो आपको 15% उस चेक अमाउंट का पे करना पड़ेगा लीगल एड अथॉरिटी को। और अगर आपका अगर केस सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको 20% ऑफ चेक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब इसका ये है कि आपका केस अगर इनिशियल लेवल में है तो आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर ट्रायल के एंड में है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा ऑफ द चेक अमाउंट। और अगर आपका केस सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में है तो आपको 15% पे करना पड़ेगा ऑफ द चेक अमाउंट। और अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको 20% पे करना पड़ेगा ऑफ द चेक अमाउंट। आज की इस वीडियो से बात एक क्लियर है कि अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो और सेटलमेंट हो रहा हो तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट है कुछ अमाउंट लेकर सेटलमेंट कर लेती है। मतलब ये है कि 138 में सजा होने के बाद भी आप उस सजा से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।